नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। मित्रों, काफ़ी लंबे समय बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। इसका कारण यही था कि परिवार में भी जो तबीयत सही नहीं थी और उसके बाद मेरी खुद की तबीयत जो बिगड़ गई थी, लेकिन अब तबीयत अच्छी हो गई है। तो आज का ये वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हुआ। आप सबकी प्रतिक्रिया, आप सबके सुझाव बहुत अच्छी तरीके से आए, इसी ने मुझे प्रेरित किया। तो इसी तरीके से निरंतर अपना प्यार बनाए रखें और थोड़ी सी आप मेरी हेल्प भी करते रहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और थोड़ी ऐड वगैरह आती है उसको देख कर के भी आप मेरी मदद करते रहें। और अगर आज का वीडियो बनाने के बाद गले में कोई समस्या नहीं हुई तो आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो एनसीईआरटी जो कक्षा 12 इतिहास के जो फर्स्ट पार्ट का ये चौथा वीडियो, अगर आपने 3 वीडियो वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के उन्हें देख लीजिए। और जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी जल्द ही वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से मैं अशोक कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और वीडियो में अगर किसी भी तरीके की आपको कमी लगे, कोई सुझाव हो, सहर्ष आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। लेकिन मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप कंजूसी ना करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी ऐड वगैरह भी देख करके आप हमारी मदद करें। तो इस चैप्टर के अंदर हम 3 पॉइंट को देखेंगे। पॉइंट संख्या जो 7 है आपकी, मोहरे, लिपि और बाट। मतलब मोहरें कैसी थी, मोहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है, मोहरों के प्रकार क्या थे, ये सारी बातें हम इसके अंदर देखने का प्रयास करें। दूसरे स्टेप में लिपि कैसी थी, लिपि के क्या प्रकार थे, किन पत्थरों से ये बनती थी, लिपि का क्या औचित्य था, इन सारी बातों का। फिर यहाँ बाढ़ की प्रणाली कैसी थी, तो उन सब बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा जो पॉइंट संख्या 8 के अंदर प्राचीन सत्ता, जिसके अंदर प्रासाद तथा शासक के बारे में हम देखेंगे। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो राजनीतिक सत्ता थी वो कैसी थी, क्या किसी पुरोहित का शासन था, या फिर किसी राजा का शासन था, या किसी धर्माधिकारी का शासन था, या फिर राजनीतिक सत्ता विहीन केंद्र थे। तो उन सारी चीज़ों पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। और जो पॉइंट संख्या 9 है, जिसमें इस हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन पर चर्चा करेंगे। इसके जो पतन यानी डिक्लाइन के इसके कारण क्या थे, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उन सभी कारणों पर हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और मेरे वीडियो केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ही दृष्टिगत रखकर नहीं बनाए जाते। ये वीडियो जो आईएएस, आरएस जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मित्रों के लिए भी उतने ही उपयोगी है। तो इस दृष्टि से हर चीज़ को मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। और जो विद्यार्थी समझने वाले, क्योंकि देखो, अपना एक टैग है कि इतिहास को रटना नहीं है, समझना है। तो उसी टैग लाइन के अनुसार आपको मैं हर वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया। जैसे आप अपने सामने देख रहे हो, तो ये क्या, एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर है, जो हमें कहाँ से मिला है, धोलावीरा गुजरात से हमें ये उपलब्ध हुआ है। आप गिन लीजिए कितने अक्षर है इसमें। तो आप इसमें जब गिनोगे तो कितने, 9 अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर है। तो 9 अक्षरों का ये क्या है, सूचना पट है। यानी एक जो हड़प्पाई जो लिपि है, उस लिपि का क्या है, उदाहरण है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हमें मिले हैं। पहले मैं थोड़ा चित्रों पर बात कर लेता हूँ और आपको उसमें समझा देता हूँ, और उसके बाद में आपको सारी चीज़ें, जैसे ये साइड में फोटो आप देख रहे हो, चित्र संख्या 1.22 रोपड़ से मिला एक मुद्रांकन है। तो सबसे पहले आपको मुद्रांकन क्या है वो समझना है। देखो, मुद्रांकन का मतलब है जो छपाई के लिए काम। जैसे किसी भी चीज़ पर आप मुद्रा बनाते हो, तो उसके ऊपर, जैसे ये इसके ऊपर ऐसे उल्टा बनाया है, ये लिपि के चिन्ह है। ये किसी पर जो वहाँ का जो एक श्रृंगी बैल, या फिर जिससे हमने यूनिकॉर्न कहा था, तो उसका फोटो है। तो इसको जिस भी गीली मिट्टी की सतह पर, या गीली धातु की सतह पर, या ऐसा कोई जिस पर जोर से दाब से इसको लगा दिया जाए, तो उस पर क्या हो जाती थी, अंकित हो जाती थी। तो जो मुद्रा या मोहर पर जो छपाई की जाती थी, उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रांकन कहते हैं। तो इसे हम वर्तमान समय में सांचे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के सांचे उस समय भी बना करते थे। एक सांचा यानी मुद्रांकन इस साइड में बना हुआ है, दूसरा इधर की साइड में। ये क्या काम आते थे,
ये तो हम जैसे पढ़ेंगे उसके साथ साथ में मैं आपको सारा क्लियर करता जाऊंगा। इससे पहले कुछ मुद्रा के हम कुछ और साक्ष्य भी हम देख लेते हैं। यही जो मैंने अभी आपको मुद्रांकन बताया था, जब ये किसी मोहर पर लगाया जाएगा तो इस तरीके से अंकित होगा। ये जो ऊपर लिखी हुई ये लिपि है, यही जो हड़प्पाई लिपि है अलग अलग तरीके की, जिसमें अधिकतर आप ये देखते हो मछली के चिन्ह हैं और ज़्यादातर ये खड़ी लाइनों के या फिर यू आकार के चिन्ह आपको इसमें देखने को मिलते हैं। यही वो यूनिकॉर्न है जिसका अंकन इसमें मिला, यानी ये काल्पनिक जो जानवर है। थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो इधर भी देख सकते हो, ये भी एक मोहर है। तो यहाँ पर देखो एक चित्रात्मक मोर है जो योगी टाइप का बना, इधर साइड में इसमें अलग अलग प्रकार के कई हाथी, गेंडा, है ना, शेर वगैरह ये बने हुए। इसके ऊपर भी यहाँ आप देखते हो ये लिपि है, अंकन है। दूसरी आपको जैसे मैं मोहर बताऊंगा यहाँ पर, जिसके ऊपर एक हाथी की आकृति और इसके ऊपर भी आप देख सकते हो मोहर, और अधिकतर के अंदर आपको मछली जैसी आकृति या फिर दो ये खड़ी लाइनें जैसे चिन्ह मिलते हैं। यानी यहाँ की लिपि एक जो विशेष प्रकार की हुआ करती थी। यहाँ जैसे एक वर्षभ की आकृति बनी, ऊपर आप देख सकते हो इसके भी यहाँ पर क्या बनी हुई है, ये जो लिपि के ही साक्ष्य। एक नीचे की साइड में आप यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर भी इस जो चित्रांकन के ऊपर यहाँ देखेंगे तो ये विभिन्न प्रकार के लिपि के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी चित्रों के अंदर हमने विभिन्न प्रकार का जो मुद्रांकन या लिपि है या विभिन्न प्रकार के जो लेख है उन्हें हमने देखने का प्रयास किया, यानी हड़प्पाई लिपि है उसके बारे में हमने देखने का प्रयास किया। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस वाले टॉपिक को हम देख लेते हैं और उसके बाद में फिर लिपि और भाषा क्या है उस दोनों के अंदर जो अंतर है वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ हम पहला जो इसका 7.1 का है मोहरे और मुद्रांकन, इसी के बारे में देखेंगे। वैसे इसके बारे में जो मुद्रांकन मैंने समझा दिया है, यानी छपाई का काम करने वाला, मोहरों के अंदर मुद्रा के ऊपर जो छपाई के लिए ढांचे थे या खांचे कह सकते हैं, तो वही उसे मुद्रा के रूप में हम प्रयोग लेते थे उस समय। तो मोहरों एवं मुद्रांकनों का प्रयोग किस लिए किया जाता? लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। ये प्राचीन समय से भी और वर्तमान समय तक भी चल आ रहा है और वैसे ही चलते। आप शायद किसी भी सामग्री या किसी भी गाड़ी, मोटरयान पर आप देखते हो, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी देखते हो, कई सारे लोगों के अंदर जैसे टाटा की वस्तुएं अच्छी मानते, जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, फिर भी वो क्या करते, उसका जो संकेत है वो देख करके, यानी उसका जो ट्रेडमार्क, आज वर्तमान समय में हम ट्रेडमार्क कहते, तो उस समय ये जो मोहरे या मुद्रांकन ट्रेडमार्क का क्या करते थे, काम किया करते थे। और इनके माध्यम से कम पढ़े लिखे हुए जो व्यक्ति थे वो भी समझ लेते थे कि अमुक जगह से जो उत्तम क्वालिटी का है वही माल आया, कहीं से कोई डुप्लीकेट माल हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और इससे व्यापारिक जो सुविधाएं होती हैं उनको अच्छी तरीके से सुविधाएं प्राप्त होती थी। कल्पना कीजिए, क्योंकि देखो एनसीईआरटी समझना नहीं है, आपको रटना नहीं है, सॉरी आपको समझना है, रटना नहीं है, आपको क्या करना है, समझना है। तो कल्पना करनी है कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, उसका मुख्य रस्सी से बांधा गया और गांठ पर गीली मिट्टी जमा कर उस पर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की क्या पड़ गई, छाप। ये जो मुद्रांकन है ना, इधर साइड में देख रहे हो, ये इसी से उस पर क्या पड़ गई, छाप पड़ गई है। यदि उस छेले ने अपने गंतव्य स्थान, मतलब जो उसका लास्ट डेस्टिनेशन था, जहां उसको पहुंचना था माल को, जैसे गंतव्य, हमें यहाँ से कोई वस्तु दिल्ली भेजनी है तो दिल्ली हमारा क्या हो गया, गंतव्य, तो वहां तक गया, पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण, अक्षुण मतलब वैसा का, उसमें कोई टूट फूट नहीं हुई, सुरक्षित रहा है वो रहा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी जिस व्यक्ति ने जो माल भेजा वैसा ही माल प्राप्तकर्ता के पास में पहुंचा, इसे ये सिद्ध होता है। यानी मुद्रांकन से प्रेषक यानी भेजने वाले की पहचान का भी क्या होता है, पता चलता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वर्तमान समय वैसे बहुत जगह ये प्रयोग में लिया जाता है। एक एग्जाम्पल आप नज़दीकी डाकघर में देख सकते हो, जब भी किसी डाकघर से जो जितने भी डाक आती है उसको एक थैले में भरा जाता है और थैले को ऊपर रस्सी से बांध करके उसके ऊपर इसी टाइप का मुद्रांकन से उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती है। आज मिट्टी नहीं, कोई और पदार्थ इस टाइप का, डामर टाइप का कुछ लिया जाता है काम में, तो उससे सील लगा दी जाती है, या कोई धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उस या तो रस्सी से या फिर जो अलग टाइप के आजकल तार भी आते हैं जिससे धातु के तारों से भी उसके ऊपर फिर क्या लगा दी जाती है, उस पर मुद्रांकन लगा दिया जाता है। तो अगला वाला जो प्राप्त करता है वो आते पहले उस मुद्रांकन की जांच करता है क्या वो सही है,
तो इसका मतलब है कि जो कागज जो हमें भेजा गया है, भेजने वाले, वो हमारे तक सुरक्षित आया है। किसी ने उसके साथ में क्या नहीं की, छेड़छाड़ नहीं किया, यानी बीच में किसी ने उसमें कुछ बदलाव नहीं किए हैं, यानी माल क्या पहुंचा है उसके पास में, सुरक्षित पहुंचा है। तो इसी तरीके से आपको इसको समझना है। थोड़ा इसको मैं अब झूम कर लेता हूँ, वो फोटो हमने देख लिया था। अगला हम देखेंगे एक रहस्यमय लिपि के बारे में। ये किसके बारे में, जो हड़प्पा लिपि है उसके बारे में। रहस्यमय क्यों कहा गया, क्योंकि इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे बाकी अन्य सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, चीन है, तो उनकी लिपि को तो पढ़ा गया है, लेकिन हड़प्पा लिपि को अब तक क्या हुआ, पढ़ा नहीं गया। तो इसी कारण इस लिपि को अब तक रहस्यमय माना जाता है। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा, जैसा कि मैंने अभी विभिन्न प्रकार के फोटो के माध्यम से आपको दिखाया। जो संभवत, संभवत का मतलब ये एक अनुमान है, अनुमान लगाया जाता है ऐसा। तो उसमें हो सकता है क्या, मालिक का नाम या उसकी पदवी, यानी उसका पद क्या, एक तो मालिक का नाम हो सकता है या उसका पद हो सकता है, या फिर उस व्यक्ति का क्या हो सकता है, विभिन्न संकेत हो सकता है। क्या होता है, संकेत। जैसे कि देखो आप विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं, जैसे लोहे के औजार आते हैं या और भी किसी प्रकार के, तो उसके ऊपर भी कई सारे औजार आते हैं जो पुराने समय से पहले से ही हाथ से बनते हैं, फिर मशीनीकृत हुआ। तो उसी तरीके से जैसे आप टापड़िया वगैरह ऐसे औजार देखते हैं, आजकल तो उस पर थोड़े नाम भी आने लगे, लेकिन कई अभी ऐसे जिन पर क्या बने हुए, विभिन्न संकेत बने, उस पर सांकेतिक चिन्ह बने हुए हैं। तो उससे पता चल जाता है कि ये अमुक कंपनी द्वारा बनाया गया वास्तव में शुद्ध चीज़ है, किसी की डुप्लीकेट बनाई गई वस्तु नहीं है। तो वैसे उस व्यक्ति का या तो मालिक का नाम या उसकी पदवी या उसकी नाम और पदवी को व्यक्त करने वाला कोई क्या है, संकेत उसके ऊपर बनाया गया है। विद्वानों ने यह भी सुझाव दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का होता था। क्यों होता था, क्योंकि लोग अधिकतर किससे परिचित होते थे, जानवर से। और वो सभ्यता जब धार्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर लोगों को जानवरों का विशेष महत्व होता था, तो इसी कारण अमुक व्यक्ति क्या करता था, विभिन्न प्रकार के जानवरों का अंकन करता था। जैसे आप देखते जो लोग शिव पूजक हैं, तो वो वैसे वृषभ वगैरह या नंदी वगैरह को उचित मानते। तो ऐसे ही कई सारे लोगों ने उस समय जानवर की विशेष खासियत थी। तो अधिकतर मैंने अभी आपको विभिन्न मुद्रांकन बताए, उसमें क्या विभिन्न पशु आकृतियों यानी जानवरों का क्या मिला, अंकन। ये किसके लिए, अनपढ़ लोग, जो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ का मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके लिए सांकेतिक रूप से उनका क्या बताता था, अर्थ बताता था कि माल किसने भेजा है, और उसके आधार पर वो उसकी क्वालिटी से निश्चित हो जाते थे। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में है। जैसे अभी हमने देखा कि कितने 9 अक्षर का था जो धोलावीरस है, वैसे ही धोलावीरस से एक बड़ा हमें 17 अक्षर का अभिलेख मिलता है, और सबसे बड़ा जिसमें 26, यानी ये चिन्ह है, 26 प्रकार के चिन्ह का सबसे लंबा अभिलेख हमें मिला है। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, इसीलिए तो ये रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसको अब तक पढ़ा नहीं गया। और जब इसको पढ़ा जाएगा तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारी हमारे पास नई जानकारी आएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम अनुमानों के आधार पर ही इसको लिख सकते हैं, और अनुमान क्या होते हैं, हमेशा सही नहीं होते, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति की हर थ्योरी अलग अलग होती है। जैसे आगे हम देखेंगे कुछ इतिहासकारों के कोटेशन भी मैं बताऊंगा, तो सबकी थ्योरी, जब हम एक इतिहासकार की थ्योरी पढ़ेंगे तो वो हमें बिल्कुल सही लगती है, उनके द्वारा बताई गई थ्योरी हमें सही, लेकिन जब जैसे ही हम दूसरे इतिहासकार की थ्योरी पढ़ते तो हमें उसकी भी थ्योरी सही लगती है, जो पहले वाले इतिहासकार से बिल्कुल क्या होती है, उलट होती है। पर निश्चित रूप से ये वर्णमाली का मतलब वर्णमाला में नहीं, जैसे वर्तमान में हम देखते हैं हमारी जैसे देवनागरी लिपि है, इसमें अलग अलग जैसे 52 प्रकार के हैं या 33 प्रकार के हैं, 11 प्रकार के, ये विभिन्न स्वर व्यंजन तो अलग अलग प्रकार के ये बने हुए, तो वैसे इसके कोई वर्ण नहीं है। जहाँ वर्णमाली मतलब जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या व्यंजन नहीं है, जैसे आज अ आ इ ऐसे करके हम 11 स्वर मानते हैं, 33 व्यंजन मानते हैं, है ना, कुल मिलाकर होकर के वर्णमाला में 52 अक्षर मानते हैं, तो वैसे ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ये वर्णमाली नहीं थे, मतलब ये कैसी थी, चित्रात्मक थी लिपि, कैसी थी, विभिन्न प्रकार के संकेत थे ये, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक। वर्णमाला क्या होती है, उसमें निश्चित, जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला हम पढ़ते हैं रोमन लिपि के अंदर जो, तो उसमें कितनी होती है, आपके 26 अक्षर ही है ना, जो ए से लगाकर जेड तक कितने
26 तो वो निश्चित है, वो बदलाव नहीं होते। चाहे आप अमेरिका में पढ़ोगे कि स्पेन में पढ़ोगे, फ्रांस में पढ़ोगे, भारत में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ विभिन्न नगरों में मिले तो वो संकेत अलग अलग, यानी वो चिन्ह क्या अलग अलग, वो लगभग 375 से 400 के बीच में वहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता, मतलब ऐसा लगता है कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर कुछ चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये क्या है, संकुचित, यानी वो अक्षर क्या हो, संकुचित का मतलब अक्षर पास में चले गए, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक, उत्कीर्णक मतलब जो खुदाई करने वाला, जो उत्कीर्ण करना, पहले उत्कीर्ण क्यों, क्योंकि देखो मिट्टी के ऊपर लिखा जाता था या धातु पर तो उसमें खोद कर लिखना पड़ता था, तो उसने दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया और बाईं ओर पर स्थान कम। कैसे हुआ, जैसे हम आज भी हम जैसे किसी कॉपी में लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको उदाहरण बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रवि घर, अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, अब चौड़ा अंतराल मतलब ये जो बीच में गैप ज़्यादा है, रवि घर गया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास क्या हो गया, स्थान कम पड़ गया, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको पास पास में और छोटे रूप में रवि घर गया होगा, तो ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये जो इस साइड में आ गया, तो आते ही जब अक्षर पास पास में आ गए और अक्षर छोटे हो गए, यानी इनके बीच का जो ये गैप, जितना गैप यहाँ पर था जितना यहाँ पर था, तो वो इस तरफ जाते ही क्या होने लग गया, बाईं ओर जैसे ही गया तो वो क्या करने पड़ गया, कम पड़ने लग गया। तो इसी आधार पर अंतराल लगाया जाता है कि दाईं ओर से, मतलब दाईं ओर से मतलब इस साइड से लिखना प्रारंभ किया और ये बाईं ओर आ रहा है, तो दाईं ओर से जब बाईं ओर लिखना प्रारंभ किया तो ये इधर से लिखना प्रारंभ किया और इस साइड में बाईं ओर आए तो अक्षर पास पास में आ गए, जैसे यहाँ पर कैसे आ गए, पास पास। तो यानी अंतराल, जितना अंतराल दाईं ओर है उतना अक्षरों के बीच में अंतराल बाईं ओर नहीं है, और अक्षरों की जो बनावट भी, जो दाईं ओर के अक्षरों के जो चिन्ह हैं वो क्या है, ज़्यादा बड़े हैं, और बाईं ओर के अक्षरों के बनावट वो कम है, वही कहा गया है संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने क्या है, दाईं ओर से लिखना प्रारंभ। ये एक अनुमान लगाया इसी आधार पर, क्यों, क्योंकि वैसे लिपि को तो पढ़ा नहीं गया, और जब तक पढ़ा नहीं गया तो हम कैसे कह सकते हैं किधर से लिखा है। तो उन जो सांकेतिक चिन्ह हैं उन चिन्हों की बनावट और उनकी लिखावट के आधार पर ये इतिहासकारों ने क्या लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं कि लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखो हम बात काफ़ी समय से कर रहे थे लिपि और भाषा की, तो मैं थोड़ा आपको समझा दूँ दोनों में अंतर क्या है, लिपि और भाषा के अंदर दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखो जैसे मैंने अभी एक शब्द लिखा था कि रवि घर गया होगा, ठीक है ना, अब मैंने ये हिंदी में लिख दिया। अब इसी को भी अलग टाइप से लिख दे, इसको अलग लिख देते हैं। एक तो ये लिपि हो गई, तो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर जैसे हम भाषा देखेंगे तो भाषा हिंदी है, लेकिन लिपि कैसी है, इसमें देवनागरी है। जैसे अब आप अपना नाम लिख दीजिए, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरा नाम, तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, हिंदी में भी लिख सकता हूँ, मेरा नाम, है ना, ये मैंने लिख दिया, नाम क्या है, अशोक है, ठीक है। अब मैं ये किस भाषा में लिखा, ये भाषा तो हो गई इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सर हो गई, ये इंग्लिश भाषा नहीं है, लेकिन इसकी लिपि कैसी हो गई, रोमन लिपि हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब मैं एक लिपि में जैसे इंग्लिश में लिखूँगा कि माई नेम इज अशोक, ठीक है ना, माई नेम इज़ क्या हो गया, अशोक। तो इसमें क्या हो गया, इसमें लिपि तो रोमन है लेकिन भाषा कैसी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो यही जो क्या है, भाषा और लिपि के अंदर क्या होता है, अंतर होता है। अब देखते हैं इसमें आगे, तो आशा करता हूँ इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर हमें क्या मिली है, लिखावट मिली, क्या मिली है, लिखावट हमें लिखी मिली है। तो किस पर मिली है, मोहरे पर, जो पूर्व में हम देख चुके हैं। इसी प्रकार के तांबे, क्योंकि सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन अधिकतर जो औजार हैं वो किस में, तांबे के बने हुए भी मिले हैं। मर्दमानों का जो अवंठ है ना, ऊपरी भाग जो गले वाला भाग है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग की गई है, तो वहाँ पर लिखे मिले। तांबे तथा मिट्टी की जो लघु पट्टिकाएं यानी छोटी छोटी पट्टिकाएं जो मिली है उन पर लिखा हुआ है। आभूषण यानी जो गहने वगैरह मिले उन पर लिखे।
अस्थि छड़े यानी हड्डियों की जो कुछ उपकरण मिले, हड्डियों के उपकरण मिले, औजारें मिली है, हड्डियों की छड़ें मिली है लंबी, तो उन पर मिली। यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पर जो ऊपर हमने इसके प्रारंभ में देखा था, जो कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला है और 9 चिन्हों का मिला है, तो वही सूचना पट ऐसी जगह से मिली है। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रारंभ के अंदर फोटो के माध्यम से बता दी। याद रखिए, हो सकता है कि अब देखो, ये तो ऐसा तो है नहीं कि आज वर्तमान में जितनी वस्तु उपलब्ध हो, आज से 5 से 6 हज़ार वर्ष देखेंगे वो उतनी की उतनी वैसी की वस्तु की रहेगी। कई सारी वस्तुओं में टूट फूट होने के बाद मिली है और काफ़ी सारी ऐसी वस्तुएं जो नष्ट भी हो गई है। जैसे कुछ गीली मिट्टी के ऊपर लिखा होगा तो वो नष्ट हो गई, लकड़ी की चीज़ों पर लिखा होगा तो वो भी समय के साथ नष्ट हो जाती है, कुछ हड्डियाँ भी समय के साथ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो कई सारी बातें हैं। हो सकता है कई मकानों के अंदर भी उतने अच्छे अवशेष नहीं, वहाँ भी लिखा होगा उन्होंने, तो वो चीज़ें क्या हो गई थी, समय के साथ में नष्ट हो गई थी, तो उन पर भी लिखा जाता होगा। इसका अर्थ ये लगाया जा सकता कि साक्षरता व्यापक थी। ये एक देखो अनुमान है, और इस अनुमान को बल इस आधार पर मिलता है कि इतनी सारी जगह लिखावट मिली है, तो उन लिखावट से ये अनुमान मिलता है कि उस समय लोगों के अंदर साक्षरता रही होगी, लोग पढ़े लिखे होते होंगे। तो ये एक हम अनुमान व्यक्त कर सकते हैं। इसका अगला जो पॉइंट है वो है बाट प्रणाली। देखो, बाटों को हम देखेंगे तो इससे पूर्व के पार्ट में आपको जानना होगा, वहाँ बाट प्रणाली के बारे में मैंने और भी अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ कि किस तरीके से बाट अलग अलग प्रकार के बने हुए थे। तो विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो देखो, आज भी वर्तमान में हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, वस्तुएं खरीद लाते हैं, अपने पास वस्तुएं होती है तो उनको बाजार में जा कर के या किसी व्यक्ति को हम बेच देते हैं। तो वैसे उस समय भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, विनिमय का मतलब लेन देन या आदान प्रदान होता था। तो उनके लिए बाट क्या होते थे, ये मापक होते थे, एक प्रकार के क्या थे, मापक होते थे, जो वर्तमान में भी प्रयोग किए जाते हैं। कि एक सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी बहुत छोटी और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा क्या थे, नियंत्रित थे। ऐसी वर्तमान समय में भी ये अपेक्षित है। वर्तमान समय से भी अधिक उन्नत प्रणाली की उस समय की जो बाट माप प्रणाली होती थी। हम देखते हैं कि उस समय की बाट प्रणाली जो सबसे छोटी हम देखते हैं ना, वो 1 ग्राम से भी कम होती थी, 0.856 ग्राम की होती थी। और जबकि सामान्य रूप से जो बाट प्रणाली जो प्रयोग में की जाती थी ना, वो कितनी होती थी, 13.7 ग्राम की होती थी। और ऐसे और भी आगे जो कई प्रकार की बड़ी बाट प्रणाली थी, उन बाट प्रणाली किस अनुपात में, उनका मानक दंड कैसा था, द्विआधारी था। मतलब 1, फिर उसके बाद में 2, 2 के बाद 4 के बाद 8, 16, 32, है ना। इसके बाद में देखो 160 है, फिर 320 है ना, फिर 640 हैं। ऐसे बड़े बड़े अंतराल, और अंत में कहाँ तक, 12,800 तक की ये तो विभिन्न प्रकार की क्या थी, जो ये बाट प्रणाली यहाँ पर प्रयोग में ली जाती थी। अब ये बात ध्यान रखना, ये बाट सामान्य चर्ट नामक पत्थर से, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। जैसे हमने देखा कि जो अधिकतर मोहर है वो सैलकड़ी की बनती थी, और जबकि बाट अधिकतर किसमें, चर्ट पत्थर के बनते थे। पूर्व के वीडियो में मैंने बाटों के बारे में दिखा रखा है। और आम तौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा भी कैसे होते थे। ये बाट घनाकार बने होते थे, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक ही माप की बनी होती थी। इसके लिए यहाँ देखा चित्र 1.2, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे, 1, 2, 4, मतलब एक निश्चित अनुपात में थे, जो 12,800 तक थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, जैसा मैंने आपको बताया अभी। छोटे बाटों का प्रयोग सामान्यतः, जैसे मैंने आपको सबसे छोटा जो कितना का था, 0.856 ग्राम का था, ये किसके लिए, आभूषण है, मनकों को तोलने के लिए किया जाता। जैसे वर्तमान प्रकार में जैसे आभूषण बनाने वाले सोनार वगैरह आप देखते हो, ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे बाटों का क्या करते हैं, प्रयोग करते, तो वैसे किया। और जो बड़े प्रकार के बाट है, जो बड़ी वस्तुएं जैसे धातु की बड़ी चीज़ें हैं, या फिर अनाज वगैरह तोलने के लिए, तो इस प्रकार के विभिन्न बड़े उपकरण वगैरह तोलने के लिए क्या किए जाते थे, काम में लिए जाते होंगे। और यहाँ से धातु से बने तराजू के पलड़े, तराजू भी मिली है। तराजू किसके लिए काम आती है, तराजू वस्तु को तोलने के लिए ही काम आती है। वस्तु हो चाहे जो द्रव्य हो, उनको तोलने के लिए काम आती है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि उस समय एक व्यवस्थित जो बाट मापक प्रणाली थी, और उसके लिए तराजू के माध्यम से अच्छे तरीके से उसका तोला जाता था।
ये है वो फोटो जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हो, ये घनाकार, ये विभिन्न प्रकार के जो बाढ़ थे, जो उस समय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तोलने के लिए, उसका मापन करने के लिए काम आते थे। यही ये फोटो 1.2 जिसमें हमने मन के बाढ़ या फलक देखे थे। अब जो हम देखेंगे अगला पॉइंट है वो हमारा है प्राचीन सत्ता के बारे में, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, उसमें जो सत्ता थी वो किस प्रकार की थी, प्राचीन प्रकार की। क्या वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी या कबीलाई व्यवस्था थी या किसी पुरोहित का शासन था या कोई राजा था वहाँ, इसके बारे में हम इसमें देखने का, क्योंकि ये प्राचीन चीज़ों के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ हम अनुमानों के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से हम उसके बारे में हमें कोई निश्चित मत प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उतनी हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। बाकी चीज़ों के बारे में तो हमें खुदाई से वैसे जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक सत्ता के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं कि हम देखते हैं कि सभी प्रकार के संदेव केंद्रों में, चाहे मोहर प्रणाली हो, चाहे वहाँ पर बाटों के प्रकार हो, चाहे ईंटों के जो साइज हो, चाहे विभिन्न प्रकार के मर्द भांड हो, उन सब में क्या हुआ, एक समान अनुपात का जो प्रयोग किया गया है। तो उस प्रकार, इसके अलावा जो नगरों का निर्माण है, उस नगरों के अंदर विभिन्न प्रकार के नगरों का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, व्यवस्थित उसमें गलियां बनी हुई है, हर घर से पानी निकास के लिए व्यवस्थित नालियां बनी हुई हैं, कुएं बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक सत्ता की ओर हमें क्या करती है, संकेत करती। वर्तमान हम नगरों पर इसका एक तरीके से दृष्टि डालेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी। वर्तमान नगर के अंदर नगर पालिकाएं, नगर निगम होने के बावजूद भी किस तरीके से अव्यवस्थित रूप से बसे हुए हैं, उसमें स्वास्थ्यकर दशाओं का ध्यान नहीं रखा गया है, और नगरीय प्रणाली इतना प्रयास करने के बावजूद भी उनमें उतनी उन्नत जो विशेषताएं नहीं पाई जाती। तो यहाँ के नगरों में एक जैसी ऐसी उन्नत व्यवस्थाएं पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि कोई न कोई ऐसी राजनीतिक सत्ता रही होगी जो फैसले लेती थी, और उनके फैसले सभी पर बाध्यकारी होते थे, और सभी उन्हें क्या करते थे, क्रियान्वित वैसा का वैसा किया करते थे। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, राजनीतिक सत्ता का क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। इससे पहले ये एक फ़ोटो देख लेते हैं, इस पार्ट को पढ़ने से पहले। ये जो फोटो आप देख सकते हैं एक पुरोहित राजा का, जो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होता है। वैसे देखो ये फ़ोटो अलग भी हो सकता है, किसी सामान्य व्यक्ति का, किसी जो धार्मिक व्यक्ति का, या किसी जो अपने कह सकते हैं वो कोई मुखिया हो सकता था, कबीले का मुखिया हो सकता है, या कोई व्यापारिक वस्तु हो, व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी, तो निश्चित मत नहीं। लेकिन इसकी ये साल ओढ़े हुए जो आप अलंकरण देख सकते हो, तिब्बतिया अलंकरण है, इसकी दाढ़ी की अलग बनावट है ना, ये बालों की अलग बनावट, इनके आधार पर इस मूर्ति से एक अनुमान लगाया जाता है कि ये क्या था, एक पुरोहित राजा की ये क्या हो सकती है, मूर्ति हो सकती है। और अधिकतर जो विद्वान हैं उन्होंने इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी। अब इसको थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल देखना तो मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 का जो पहला अध्याय पढ़ाया था, तो उसमें भी आप देख सकते हो, उसमें भी इस ओर मैंने संकेत किया है। यह इस फोटो में देखिए, ये मोहनजोदड़ो का जो टाउन प्लानिंग है उसका है। तो किस तरीके से हर जगह हमें नगरों के दो भाग, एक तरफ से ये दुर्ग वाला भाग मिला है और बाकी ये सामान्य लोगों का। फिर यहाँ पर जैसे ये स्नानागार मिला है, कहीं अनागार मिला है, व्यवस्थित सड़कें हैं, व्यवस्थित मकान बने हुए हैं। फिर यहाँ देखते हैं ये व्यवस्थित नालियाँ बनी हुई है। देखो ये एक नाली का फोटो है, यहाँ से ये विभिन्न प्रकार की नाले, ये आगे बड़ी नाला है उसमें जाकर गिरते हैं। इधर साइड में मैं आपको दिखाऊंगा तो ये वही मोहनजोदाड़ो का जो स्नानागार बना हो, ये विशिष्ट, ये ग्रेट बात वही है, विशिष्ट इमारतें हैं जो इस ओर संकेत करती हैं कि यहाँ कुशल प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक नियंत्रण रहा होगा, जिसकी नीतियाँ सबके लिए बाध्यकारी होगी, और उसके अंतर्गत ऐसे लोग भी काम करते होंगे जो उनकी नीतियों को क्रियान्वित करते होंगे। और इन इतनी सारी संरचनाओं को बनाने के लिए एक बड़ी मात्रा में एक श्रमिक वर्ग भी रहता होगा, और जिसको श्रमिक वर्ग को काम करवाने के लिए, उसकी मेहनत मजदूरी देने के लिए भी एक राजनीतिक सत्ता रही होगी, जो इन सारे कार्यों को अच्छी तरीके से निष्पादित करवाती होगी।
अब हम इसको देखते हैं डिटेल से क्या लिखा हुआ है। हड़प्पी समाज में जटिल फैसले, जटिल का मतलब है कठिन और सख्त फैसले जो होते हैं वो लेने होते हैं, उन्हें वापस क्या करता क्रियान्वित करना होता है, उन्हें क्षेत्रों में लागू करना होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर सरकार काफ़ी सारे ऐसे फैसले लेती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन सही नहीं होने के कारण लोगों तक क्या होता है, उसका वास्तविक जो लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं। लेकिन उस समय हम देख रहे हैं कि उनके सारे एक जैसी प्रणाली थी, जबकि सैंधव सभ्यता का क्षेत्र बड़ा था, है ना। लगभग हम देखते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र था। उत्तर में हम देखते हैं मांडा, दक्षिण के अंदर हम देखते हैं कि देमाबाद, और इधर हम देखते हैं तो सुत कांगेडोर, और इधर हम देखते हैं तो कौन सा है, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारी जगह इस पूरे 1350 से ज़्यादा जो 13.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जो क्षेत्र ये बनता है, इस क्षेत्र में एक जैसी मृदबांड प्रणाली मिली, एक जैसी मोहरें मिली, एक जैसी बाटें, एक जैसी ईंटें। अब ईंटों की ही बात करें, जैसे अपन, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और आप सभी जानते हैं कि अपने क्षेत्र के अंदर स्थानीय ईंटें अलग माप की होती है, हमारे जैसे इस क्षेत्र में मिलती है तो उन ईंटों की माप अलग होती है। इधर हम जैसे गुजरात वाले क्षेत्र से ईंटें मंगवाते हैं तो उनकी ईंटों की माप अलग होती है। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान का वो क्षेत्र जो गंगानगर, हनुमानगढ़, इस साइड से ईंटें हम मंगवाते हैं तो उनकी साइज अलग होती है। और जैसलमेर साइड की हम ईंटें देखते हैं तो उनकी भी साइज और बनावट क्या होती है अलग। ये तो एक राजस्थान का इतना अनुपात हो गया कि राजस्थान का एक पर्टिकुलर, मैंने पश्चिमी राजस्थान की बात की, और राजस्थान को हम देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में ईंटों की बनावट है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ईंटों का एक ही समानुपात 4:2:1 में बनी हुई थी। बाटों का भी हमने देखा कि 1:2:4:8:16:32 ऐसे एक ही अनुपात में मिली है। मोहरें भी हमने देखी कि मोहरों की जो बनावट है वो भी लगभग एक जैसी है। तो इन सभी, और मृद भांड वगैरह, तो इन सभी बातों से एक ही तथ्य की ओर इशारा होता है, यानी इन हड़पाई पूरा वस्तुओं की जो एक रूपता है वो हमें कहती हैं कि यहाँ कोई न कोई सत्ता जरूर रही होगी जो जटिल फैसले लेती होगी और उन फैसलों का क्रियान्वयन करवाती होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता होगा। वैसे देखो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर वैसे राजनीतिक सत्ता के हम देखें तो 4 महत्वपूर्ण केंद्र माने हैं विद्वान, जैसे एक मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा और लोथल है। इनको माना है कि इन 4 महत्वपूर्ण केंद्रों में जो सत्ता है वो अलग अलग प्रकार से चलाई जाती होगी। और ईंटों का हम देखते हैं कि सब जगह एक जैसी नहीं होती। पहले वाला पार्ट हमने पढ़ा है, अलग अलग टाइप की जो अलग अलग क्षेत्र है वहाँ से हमें ईंटें मिली। लेकिन हम देखते हैं कि उन ईंटों में अनुपात एक जैसा है, वो 4:2:1 में है। चाहे वो जम्मू से लगाकर गुजरात का पूरे क्षेत्र में क्या थी, समान अनुपात में थी। और वो समान अनुपात क्या था, 4:2:1 में थी। फर्क इतना ही है कि कहीं ईंटें कच्ची थी, जैसे कालीबंगा जैसे कुछ जगहों से कच्ची ईंटें मिली, बाकी जगह से पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया, बाकी अनुपात एक जैसा है। वैसे चंदूदड़ों का एक उदाहरण ले ले, वहाँ कुछ वक्राकार ईंटें मिली, लेकिन दूसरी जो अनुपात वाली हड़प्पाई क्षेत्र में ईंटें प्रयोग, वो ईंटें भी वहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। हमने ये भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियाँ, यानी जहाँ लोग रहते उसे क्या कहते हैं, बस्तियाँ कहते हैं, विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता मतलब जरूरत के हिसाब से स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए क्या किया गया, श्रम संगठित किया गया। क्योंकि ये सारा उस समय, आज जितनी तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वर्तमान में हम बोले कितनी टेक्नोलॉजी प्रयोग करते हैं, उसमें श्रम तो बहुत सारा लगता है। तो इतने सारे बड़े पैमाने पर इतने नगरों को बसाने के लिए, एक जैसी उसमें विशेषताएं बनाने के लिए एक ही व्यक्ति या सत्ता द्वारा श्रम का क्या किया गया था, संगठन किया गया था। यानी मजदूरों को रखा गया होगा, श्रमिकों को रखा गया तो होगा और उनको वेतन दिया होगा राज्य की तरफ से, और उनके माध्यम से एक ही जैसा काम करवाया होगा, उनकी नीतियों का क्रियान्वयन करवाया होगा। तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित कर, चाहे मैं विचार करूं या आप विचार करो, तो ये लगता है कि ये सारी सत्ता के पीछे हमें कोई न कोई राजनीतिक सत्ता जरूर थी।
इतनी राजनीतिक सत्ता के बिना इतनी सारी चीज़ें जिसमें एक रूपता नहीं हो सकती, उनमें समान अनुपात नहीं हो सकते और उनका सही रूप से क्रियान्वयन नहीं हो सकता। अब इसका एक और थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है और थोड़ी बोलने में अभी समस्या, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अब देखो, प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या होता है? महल। तो महल और शासक कौन थे, उनके बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। सत्ता के केंद्र तथा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें त्वरित उत्तर नहीं देते। त्वरित मतलब तुरंत कोई उत्तर नहीं देते। त्वरित वो होता है जो जल्दी से या सही फैक्ट हो, सही फैक्ट के आधार पर हमें उत्तर नहीं देते, सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को, जो हमने पूर्व वाले पार्ट में देखा था, आप उसे देख सकते हो, में एक जो हमें बड़ा भवन मिला है, उस भवन को क्या करती है, प्रासाद की संज्ञा दी। जो एक बड़ा विशाल भवन मिला, एक महाविद्यालय भी मिला है, तो इनको क्या एक प्रासाद की संज्ञा दी। परंतु उससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं हमें उसमें नहीं मिली, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि उसको मध्यकालीन समय के राजाओं से या उससे पहले के थोड़े के राजाओं से, प्राचीन काल वालों से भी हम संबद्ध करते हैं, तो उस समय जो राजाओं के जो प्रासाद यानी महल होते थे, उसमें विलासिता की वस्तुएं भी प्राप्त हुई। तो ऐसी यहाँ पर ऐसी कोई विशिष्ट वस्तुएं इनसे हमें नहीं मिली। भव्य वस्तुएं मतलब वही विलासिता की वस्तु, क्योंकि शासक वर्ग रहा होता तो बाकी वर्ग के मुकाबले विलासिता की और विशिष्ट वस्तुओं का वो प्रयोग करता होगा, तो ऐसी यहाँ पर नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति जो हमने ऊपर देखी थी, उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। किसकी? राजा की। अब देखो ये धारणा कहाँ से, ये नाम आज भी प्रचलित, ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविदों कहाँ से, मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, और यही समानता उन्होंने सिंधु। देखो, कभी भी जब अध्ययन किया जाता तो किसी भी क्षेत्र की पुरानी चीज़ों का समानता के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने सिंधु सभ्यता के बहुत सारे, कहाँ लोथल पड़ा है, कहाँ मोहनजोदाड़ो है और कहाँ मांडा है, तो इन सारे क्षेत्रों पर क्या किया गया, समानता के आधार पर अध्ययन किया गया और इस पूरी संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया था। तो वैसे विश्व स्तर पर जब सिंधु सभ्यता की लिपि तो हम पढ़ नहीं पाए, तो जबकि जो मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा गया, मेसोपोटामिया भी अलग अलग, जैसे असीरिया सभ्यता है और उसके अलावा जो बाद में बेबीलोन की सभ्यता इसी क्षेत्र में हुई, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वो भी केल्टाई सभ्यता, तो ऐसे अलग अलग सभ्यताएं। तो वहाँ पर क्या था, एक बात ये निकलकर सामने आई कि यहाँ पर धर्माधिकारी राजा होता था, और वो उसकी साक्ष्य कैसे मिला कि उन्होंने जिगुरात बनाए। जिगुरात यानी जो पूजा के स्थल थे, या हम कह सकते हैं मंदिर थे उनके, तो उनका निर्माण करवाया। तो इस आधार पर वहाँ ये पता चला कि वहाँ धार्मिक सत्ता या धार्मिक लोग शासन चलाते थे, तो उस आधार पर उन्होंने समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और जब यहाँ से ये मूर्ति प्राप्त हुई, ये साइड में मैंने पहले भी आपको दिखाई थी ये वाली, तो इससे ही उन्होंने क्या की है, पुरोहित राजा की संज्ञा दी है कि ये क्या होगा, एक पुरोहित राजा रहा होगा। तो वैसे ही समानताएं इस क्षेत्र में उन्होंने, पुरातत्वविदों ने ढूंढी और इसी आधार पर इसको एक निश्चित मत निकालने का प्रयास किया। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, ये हम निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकते कि पुरोहितों की ही सत्ता थी या पुरोहित राजा ही यहाँ की सत्ता संभालते थे या धार्मिक व्यक्ति ही संभालते थे या कोई राजा वगैरह रहा होगा या कबीलाई शासन व्यवस्था रही होगी। लेकिन जैसा हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 23 पर, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठिक प्रथाएं, विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान करते थे, उनके जो प्रथा यानी जो रीति रिवाज थे, वो अभी तक ठीक प्रकार से नहीं समझी गई है। विभिन्न प्रकार से जैसे अनुष्ठान की विद्या मिली, जैसे हम कालीबंगा और लोथल से अग्नि पूजा वगैरह के अग्नि वेदिकाएँ मिली है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें हर जगह से मिली हैं, लेकिन उनको अच्छी तरीके से अब समझ नहीं पाए। विद्वानों के उनमें एक मत नहीं है, अलग अलग राय हैं, और नहीं ये जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या वे लोग अनुष्ठान का निष्पादन करते थे, उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी, क्योंकि लिपि को तो अभी पढ़ा नहीं गया, नहीं पुरातात्विक साक्ष्य इतने पर्याप्त मात्रा में मिले हैं कि वो किसी राजनीतिक सत्ता की ओर त्वरित उत्तर देना, मतलब कोई निश्चित मत का प्रतिपादन करते हो। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं, यानी वो इस बात का समर्थन करते हैं कि हड़प्पाई समाज में कोई शासक नहीं था। बहुत सारे अलग अलग लोग कहते हैं कि वहाँ कोई शासक नहीं था, राजा नहीं था, सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी, मतलब सभी राजा थे। अब देखो ऐसा क्या, जब हम महाजनपद काल देखते हैं
तो महाजनपद काल में दो टाइप के हम राज्य, एक तो राजतंत्र, एक गणतंत्र। और गणतंत्र के अंदर हम देखते हैं कि गणतंत्र का प्रत्येक व्यक्ति खुद को शासक मानता था। तो हो सकता था ऐसी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी रही हो उस समय। दूसरे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कोई एक नहीं बल्कि कई राजा थे। ये कहते हैं कि एक नहीं, कोई अलग अलग, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो कालीबंगा, लोथल हैं, ऐसे क्षेत्रों में क्या रहते थे, अलग अलग राजा रहते होंगे और अलग अलग क्षेत्रों का शख्स। देखो ये और ये तर्क इस आधार पर हम खंडन कर सकते हैं कि हम वर्तमान के अंदर भी देखते हैं कि जहाँ पर अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली होती है। अब देखो राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए, राजस्थान के विभिन्न नगरों में अलग अलग नगरीय प्रशासन होने के कारण हर जगह अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। तो उनमें भी क्या थी, अलग अलग प्रकार, अगर राजा होंगे तो एक समान अनुपात की जो व्यवस्थाएं हैं, मुद्राएं या बाढ़ प्रणाली, वो नहीं हो सकती थी। तो उसमें कुछ तो अंतराल होगा। तो इस आधार पर इस बात का हम मत का खंडन भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से खंडन भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से इसका समर्थन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो हमारे जो साक्ष्य हैं वो पर्याप्त नहीं है। कुछ और ये तर्क देते हैं कि ये एक ही राज्य था, पूरा जो हड़प्पा 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का जो क्षेत्र था वो एक ही राज्य जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानताओं के आधार पर मिला। एक जैसी वस्तुएं जो मिली उसमें समानता थी, एक रूपताएं थी। इसके अलावा वहाँ से कैसे नियोजित बस्तियों के साक्ष्य मिले। नियोजित मतलब योजनाबद्ध बस्तियाँ बसाई गई, समकोण पर सड़कें बनी हुई थी, है ना, एक दूसरे को जो रास्ते 90 डिग्री पर काटते थे, व्यवस्थित नालियाँ बनी हुई थी, जैसे मैंने इसके प्रारंभ में फोटो के माध्यम से ईंटों का एक तरीके का अनुपात था, 4:2:1 निश्चित अनुपात थी। बाटों का अलग अलग प्रणाली थी। बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने, मतलब समीप ही स्थापित किया, जहाँ कच्चा माल प्राप्त होता था बस्तियाँ, जैसे हम देखते हैं मणके वगैरह बनाने के कारण समुद्रों में क्यों थे, वहाँ कच्चा माल उपलब्ध था, तो वहाँ इसके कारण कार्य कई धातु के औजार वगैरह थे, तो वो उसी क्षेत्र में स्थित थे। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे उपयुक्त प्रयुक्त होती है। जो ये लास्ट वाली हम पढ़ रहे हैं ये उपयुक्त प्रतीत होती, क्योंकि ये कदाचित संभव नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा ऐसे जटिल निर्णय लिए जाते हैं और क्रियान्वित किए जाते हैं। और इसके लिए अगर एक कबीलाई थ्योरी भी देखें तो विभिन्न जनजातियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनमें भी देखते हैं कि हर जनजाति का अलग अलग विचारधारा होती है, अलग उसकी बनावट होती है, तो उस आधार पर एक रूपता नहीं हो सकती, जो समान अनुपात या समानता है उनमें नहीं हो सकती। तो इस आधार पर जो तर्कसंगत बात वो यही है कि इस संपूर्ण जो सैंधव क्षेत्र या हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र पर कोई एक प्रकार की सत्ता थी, जो एक ही राज्य था जो इन सब पर को क्या करता था, नियंत्रित करता था, वो योजनाएं बनाता था और उन योजनाओं का क्रियान्वयन अपने पूरे क्षेत्र में करता था। अगला जो 9वां पॉइंट है वो सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुई। जब इतनी सारी विशेषताएं देख ली, इतनी बड़ी सभ्यताएं हमने देख ली, तो आखिर ऐसी सभ्यता एकाएक पतन में कैसे चलेगी। देखो इसके बारे में कई सारे अलग अलग कारण बताते हैं। कई तो जलवायु परिवर्तन बताते हैं, कई आर्यों का आक्रमण बताते हैं, कई कहते हैं कोई मलेरिया जैसी बीमारी फैल गई, कई कहते हैं नदियों का मार्ग परिवर्तन होने से वो क्षेत्र सूख गया, वहाँ रेगिस्तान हो गया, कई कहते हैं नदी के बाढ़ के कारण हो गए, लेकिन कोई निश्चित मत नहीं है। तो इन सभी बिंदुओं को मैं आगे इनके साथ साथ में आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व सोलिस्तान, जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग जिसको हम थार का रेगिस्तान, इससे ही लगता जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है जो मरुस्थलीय भाग, उसको सोलिस्तान के नाम से जानते। जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को क्या कर दिया गया, त्याग। देखो हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण हम कब से देखते हैं, 2600 ईसा पूर्व से हम कहाँ तक देखते हैं, 1900 ईसा पूर्व। तो यहाँ कब तक आ गया, 1800 ईसा पूर्व के लगभग उन क्षेत्रों को त्याग दिया, मतलब लोग वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। ये होता भी है प्रवचन, देखो इतिहास का यही तो क्रम है, कोई नगर सभ्यता राज्य है ना या साम्राज्य का स्थापित होता है, फिर अपने उत्कर्ष पर पहुंचता, अंत में नष्ट हो जाता है। और अपना आजकल गांवों के अंदर भी देखते हैं कई सारे अलग अलग बस्तियां बनी हुई है, जिसको जूना खेड़ा नवा खेड़ा के नाम से हम जानते हैं, यानी जहां लोग अलग अलग समय में बसे हुए और वर्तमान में नहीं रहते, या कई जगह जनसंख्या अभी बढ़ने के कारण वापस लोग गांवों में आकर रहने। तो ऐसे ही उस समय जो विकसित केंद्र थे हड़प्पा के, उनको छोड़ दिया गया। इसके साथ ही गुजरात हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी, क्योंकि बाद वाले क्षेत्र थे वो गुजरात हरियाणा
और पश्चिमी उत्तर विशेषकर गुजरात क्षेत्र में ज़्यादा मिले। तो इससे वहाँ से जो पाकिस्तान का जो सोलिस्तान वाला क्षेत्र वहाँ से छोड़कर, यानी जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो या ये चंदोदड़ो वगैरह, इधर जोरी जोदड़ो वगैरह जो क्षेत्र थे, वहाँ से लोग किधर आने लगे, गुजरात हरियाणा इस क्षेत्र में लोग आने लगे थे। क्योंकि देखो, भले चाहे कोई भी कितना ही कहे, लेकिन कोई भी सभ्यता एकाएक नष्ट नहीं होती, उसके कुछ प्रमाण है। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा क्षेत्र, अभी मानचित्र में भी हम देखेंगे, क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के पश्चात भी अस्तित्व में रहे, मतलब वो एकाएक समाप्त नहीं हुए। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की जो भौतिक संस्कृति, भौतिक मतलब बाहरी, जो बाहरी संस्कृति है यानी बाहरी जो बनावट है उसमें बदलाव आ गया है ना। बनावट हर चीज़ों में बाहरी, चाहे वो सड़क प्रणाली हो, चाहे बाट हो, चाहे मोहर हो या विशिष्ट मन्ना की, वो क्या हो गया सबा। जो उस सभ्यता की क्या थी, विशिष्ट वस्तुएं थी, विशिष्ट पूरा वस्तुएं थी, यानी जो विशिष्ट इसकी पहचान थी वो अब क्या हो गई, समाप्त हो गई थी, है ना। हम देखते बाद में इतिहास में हम सभी देखेंगे, जिससे कोई चाहे वो मौर्य साम्राज्य देखते हैं, गुप्त साम्राज्य देखते हैं, वो जब अपने उत्कर्ष पर होता है तो उसकी अपनी जो शासन व्यवस्था, उससे संबंधित जो व्यापारिक या अन्य व्यवस्था होती है वो अलग होती है, लेकिन जब वो डिक्लाइन की तरफ जाता तो वैसी चीज़ें हमें नहीं मिलती। और वैसे अलग प्रकार की इनकी लेखन कला थी, जो हमने ऊपर देखा वो नहीं थी। लंबी दूरी का व्यापार, जैसे पहले मेसोपोटामिया वगैरह के साथ व्यापार होता था, दिलमन बहरीन द्वीप इनके साथ में व्यापारिक संबंध थे, है ना। तो ये दूर दूर के व्यापार थे, वो व्यापार नहीं था। शिल्प की जो विशेषज्ञता थी वो भी अब क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। यानी लोग भूलते जा रहे टेक्नोलॉजी को। आज भी हम देखते हैं कि हम जो प्राचीन चीज़ें देखते हैं, किस तरीके से लोगों ने, है ना, पहाड़ों के ऊपर महल वगैरह, है ना, अच्छे अच्छे प्रकार की प्रासाद वगैरह कलाकृतियाँ बनाई। और वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो सकता। उस समय के इतने हजारों साल पुरानी चीज़ें, जैसे दिल्ली का लौह स्तंभ देख लो, तो ऐसी चीज़ें नहीं, तो ऐसी जो विशेषज्ञता थी वो अब समाप्त हो गई थी, जो किसकी थी, सिंधु सभ्यता की, जो अभी हमने पढ़ी थी। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लिया जाता था। आवास निर्माण, आवास यानी जो रहने का घर होता था, उसकी तकनीकों का ह्रास हो गया, यानी उसका पतन हो गया था। अब उतनी आवास के लिए जो अच्छी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया, जैसे हमने मिली हड़प्पा, लोथल है ना, वहाँ से, और मोहनजोदाड़ो है ना, अलग अलग। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिले, अनागार मिले हैं, है ना। लोथल से डॉकयार्ड मिला है। इसके अलावा जो मोहनजोदाड़ो से महाविद्यालय भवन मिला है, वहाँ से स्नानागार मिला है ना। इधर धोलावीरा से हम देखते तो हमें स्टेडियम मिला है। तो ऐसी जो विशिष्ट जो बड़ी सार्वजनिक संरचनाएं थी वो अब समाप्त हो गई। अब ऐसी उसके बाद में परवर्ती काल के अंदर, परवर्ती काल हमने हड़प्पा का देखा। जो विकसित काल था वो कब से कब तक था, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व के बाद में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की। अब देखो, ग्रामीण जीवन इन संस्कृतियों, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती। अब देखो ग्रामीण क्या, हम इसके बाद देखते हैं कि एक सभ्यता आती है जिसको हम वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का दो पीरियड है। वैदिक सभ्यता हम 1500 ईसा पूर्व से कहाँ तक मानते हैं, महाजनपद काल तक, 600 ईसा पूर्व तक। लेकिन इसको दो भागों में, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय, उसे मैं ऋग्वेदिक काल से के नाम से, और 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, इस समय को हम उत्तर वैदिक काल से नाम से जानते। और जबकि ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। तो अब क्या था, और ऊपर हमने जो पॉइंट देखा था, धीरे धीरे जो पाकिस्तान के अंदर चोलिस्तान वाला क्षेत्र वो छोड़कर लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश इस तरफ आ रहे थे। मतलब अब लोगों ने क्या कर दिया, शहरी केंद्रों को छोड़ दिया। तो हो सकता है जैसे वर्तमान में कोरोना जैसी बीमारी फैल रही, पहले स्वाइन फ्लू भी था, तो ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है ऐसी कोई महामारी आ गई हो, या और किसी वजह से, वो वजह तो स्पष्ट नहीं हुई, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों ने उन शहरी केंद्रों को छोड़ दिया और वो ग्रामीण क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची बस्तियां बना करके रहने लग गए होंगे। ये परिवर्तन कैसे हुए, पहले इस बस्तियों को हम देख लेते हैं, फिर इसके कारण देख ले। ये उत्तरवर्ती जो क्षेत्र, इसमें हम देखते हैं, इसी का फोटो है। उत्तर हड़प्पा के जो क्षेत्र वो बताए गए हैं, है ना, जो यही वो सिंधु नदी है। और उनके बाद में हम देखते हैं, तो पूर्व वाले फोटो में हमने देखा था सिंधु और इनकी सहायक नदियाँ, इधर ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, यहाँ अधिकतर बस्तियाँ थी। लेकिन उत्तरवर्ती स्थल हम देखते हैं, ये भारत वाला जो क्षेत्र, यहाँ बरसवादन जो हड़प्पा का ही है। फिर उत्तरवर्ती स्थलों की अधिकतर बस्तियाँ हमें यहाँ भारत वाले इस क्षेत्र में मिलती हैं।
और यानी ये जो हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला, इधर हम देखते हैं कि गुजरात वाला ये क्षेत्र, इसमें हमें देखने को मिलती है। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, अब विचार करते हैं थोड़ा, अपने जो मस्तिष्क को आप खुला कीजिए और खुद खुले दिमाग से आप विचार कीजिए। यही तो एनसीईआरटी का उद्देश्य है कि हमारे छात्र क्या करें, खुद विचार करें और सीखें ये परिवर्तन कैसे हुए। इस विषय में कई व्याख्या दी गई हैं, विभिन्न विद्वान अलग अलग मत देते हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, कई तो कहते हैं जलवायु में बड़ा बदलाव हो गया और इसी बदलाव के कारण क्या हो गया, लोगों ने वो क्षेत्र छोड़ दिया और दूसरे उपयुक्त जलवायु वाले क्षेत्र में वो लोग चले गए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता, इतने 13 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा के क्षेत्र के लोग एक साथ जलवायु थोड़ा ही बदलाव आ गया। जैसे हम राजस्थान का एक परिदृश्य देखते हैं, अकाल पड़ता तो कुछ पर्टिकुलर इलाके में पड़ता है, पूरे राजस्थान में तो ये होता नहीं कि एक साथ पड़ गया, पूरे भारत में एक साथ अकाल पड़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस मत को भी उतना नहीं। वनों की कटाई, तो वनों की कटाई के कारण भी चलेगी, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक साथ सब जगह वन काट दिए हो। अत्यधिक बाढ़ आ गई तो बाढ़ भी किसी एक क्षेत्र में आती है, तो एक साथ तो बाढ़ नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि अत्यधिक बाढ़ आ गई, या कई कहते हैं नदियों का सूख गया या नदियों ने मार्ग बदल दिया। तो हम देखते हैं कि सिंधु, झेलम वगैरह सभी नदियों ने क्या कर दिया, एक साथ तो मार्ग नहीं बदले, एक नदी तो बदल सकती है। जैसे हमने घग्गर, इसको जो सरस्वती नदी कहते हैं, इसका तो हो सकता है कि इसने मार्ग बदल दिया, कुछ एक नदियाँ ऐसा हो सकती है। या फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग, जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नहरी क्षेत्र, इंदिरा गांधी नहर वाला, इस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया तो सेम वगैरह की समस्याएं आ गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब जगह, तो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। मतलब किसी एक क्षेत्र के लिए इसमें से कोई भी एक कारण सही हो सकता है, लेकिन पूरे जो मांडा से लगाकर देमाबाद और इधर सुत कांगेडोर से आलमगीरपुर तक, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये एक ही कारण जिम्मेदार नहीं हो सकते। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, मतलब इनके लिए जवाबदेह हो सकते हैं, लेकिन पूरी जो हड़प्पा सभ्यता पतन की ये व्याख्या नहीं करते, यानी अभी भी निश्चित मत नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व जो इस पूरी सभ्यता का एकीकरण करते थे, उसको एक करते थे, एक संगठन के रूप में उसको बांध कर रखते थे, वो तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का क्या हो गया, अब अंत। यही बात है ले दे करके एक संपूर्ण राज्य रहा होगा इन क्षेत्रों पर। ये जैसे वर्तमान जैसा भारत है या अमेरिका जैसे कुछ क्षेत्र है जिसमें एक राज्यों का संगठन रहा होगा, वो संगठन मिलकर इस पूरे शासन को करते होंगे, जिस पर कोई केंद्रीय सत्ता नियंत्रण रखती होगी। उसके कुछ प्रादेशिक केंद्र रहे होंगे, जैसे लोथल वगैरह है, चंदूदड़ो, धुलावीरा वगैरह, तो वैसा कुछ रहा होगा। तो वो राज्य उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। मोहरों है, लिपि है, विशिष्ट मनकों है, मर्द बांडों का लोप हो गया, मतलब अब समाप्त हो गए थे वो, पहले जैसे अब दृष्टिगत नहीं है। तो जब विकसित हड़प्पा सभ्यता थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में, जैसे इनकी विशिष्टता देखने को मिली, उन मर्द बांडों का अब वो लोप होना, यानी वो समाप्त हो गए। अब बाद में ऐसे मर्द बांड खुदाई से विभिन्न जो उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थल है वहाँ से हमें नहीं मिले, और नहीं वहाँ से उत्तरवर्ती हड़प्पा स्थलों से जो मानकीकृत बाट प्रणाली थी, जो 1:2, 4, 8, 16, 32 में थी, वैसे हमें नहीं मिली है। प्रणाली के स्थान पर अब क्या था, स्थानीय बांटों का प्रयोग। तो इसका मतलब है यही तो होता है कि केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई और प्रांतीय केंद्र विकसित हो गए। जैसा हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो भारत के अंदर फिर राजनीतिक सत्ता खत्म हो गई और प्रांतीय केंद्र हो गए। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर क्या हुआ, प्रांतीय जो केंद्र है या प्रांतीय शक्तियाँ क्या हो गई, अपना सर उठाने लगी। तो वैसे स्थानीय बांटों के प्रयोग से ही सिद्ध होता है कि अब शासन सत्ता एक नहीं रही थी और अलग अलग प्रकार की जगह पर शासन। लेकिन यह भी एक अनुमान है, जो केवल अनुमान है, सही नहीं हो सकता। शहरों का पतन हो गया या परित्याग, यानी लोगों ने या तो शहरों को छोड़ दिया या फिर शहरों का किसी न किसी वजह से पतन हो गया, यानी ह्रास हो गया। परिवर्तनों से इस तरह को बल मिलता है। उपमहाद्वीप, यानी भारत को एक उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जो पूरी तरीके से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी का मतलब जो 1000 वर्ष होता है, 1000 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। क्योंकि देखो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद हम देखते हैं तो जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल, वो एक नगरीय सभ्यता थी जिसे द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाता है। जबकि बीच में जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस कारण ये कहा गया कि 1000 वर्ष का समय हम देखते हैं। क्यों,
क्योंकि पर्टिकुलर वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता, तो इसी 1000 जो समय का पीरियड इसमें माना जाता है। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट, अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इतिहास के नाम से, तो उसके अंदर जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अब देखो कुछ इतिहासकारों के हम कथन देखेंगे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी है। हम यहाँ 3 इतिहासकारों के देखेंगे, तीनों की थ्योरी, जब एक की थ्योरी देखेंगे तो हम उसकी उसी कारण की तरफ हमें सही लगेगा, हाँ वास्तव में यही कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता पतन के। लेकिन जब दूसरे इतिहासकार के इसके विपरीत धारणा देखते हैं तो हमें उसका भी कारण उपयुक्त लगता है, तो उन कारणों का हम यहाँ देखेंगे। पहले हम देखते हैं एक कारण जो किसका, जॉन मार्शल ने बताया है, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो इनकी पुस्तक है उसमें 1931 से उद्धृत किया गया। इसमें एक डेड मैन लेन यानी जो एक मृतकों की गली है, जहाँ से हमें क्या मिली, विभिन्न प्रकार की डेड बॉडियाँ मिली है, यानी उनकी विभिन्न प्रकार के सब मिले, उनके आधार पर इसका नाम गया। एक संकरी गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक प्रवृत्ति, मतलब ये सभी जगह एक जैसी नहीं है ये गली, कहीं 3 फीट है, कहीं 3.5 फीट है, कहीं 4 फीट है, कहीं 5 फीट है, ऐसे कम ज़्यादा हुई है, और कहीं 6 फीट भी है, तो ऐसे कहीं ज़्यादा चौड़ी है, कहीं कम है। तो इस प्रकार की जो गली है, एक बिंदु जहां ये गली पश्चिमी की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर, यानी इतनी खुदाई की है, एक खोपड़ी का भाग और एक वयस्क की छाती और हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली है। ये सभी बहुत ही भुरभुरी अवस्था में थी। भुरभुरी का मतलब है ये नष्ट, हड्डियाँ क्या है, नष्ट होने की अवस्था के अंदर थी, ये हड्डियाँ बिल्कुल बुरी तरीके से गल या टूट फूट हो चुकी थी। ये धड़ पीठ के बल और गली में आड़ा पड़ा हुआ है, मतलब देखो जब भी समाधान किया जाता था किसी व्यक्ति को, एक निश्चित दिशा में ऐसे सीधा लेटाया जाता था ना, ये इसका सर जैसे यहाँ पर हो गया, तो इसको एक विशेष पोजीशन के अंदर है, जब मैं आगे इसका फोटो भी आपको दिखाऊंगा, एक अच्छी तरीके से उसको लेटाया जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया, यहाँ सब ऐसे आड़ा पड़ा हुआ है। तो इससे आड़ा कब होगा, जब व्यक्ति किसी आक्रमण में मारा गया होगा, और जहाँ उसकी डेड बॉडी गिरी वहाँ वो वैसे ही गिरा हुआ, समय के साथ उसके ऊपर मिट्टी आ गई। तो इस आधार पर जॉन मार्शल अपने इस कथन को उपयुक्त मानते। और पश्चिमी की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले, और इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर, यानी जो विभिन्न डेड बॉडियाँ मिली, इसी कारण डेड मैन गली के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्या है कोटेशन, वो आगे हम देख लेते हैं। फिर देखो क्या हुआ, अब ये तो पहले मिला, लेकिन 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी बाग में, यानी जो डेडमैन लेन गली थी, इसी के अंदर जो मृतकों की गली थी, इससे 16 लोगों के अस्थि पंजर मिले। अस्थि पंजर मतलब उनकी हड्डियों का जो ढांचा है वो मिला, और वो कैसे, आभूषणों के साथ, मतलब उसके गले में या कान में या हाथों में या पैरों में जो आभूषण जहाँ पहने हुए वहीं पड़े हैं, यानी उनको आभूषणों को किसी ने हटाया नहीं है। तो इस आधार पर भी कुछ ये साक्ष्य लगाया जाता है कि इन पर विदेशी आक्रमण हुआ होगा, और आक्रमण कोई लूट के उद्देश्य से नहीं हुआ। अगर लूट के उद्देश्य से होता तो उनमें क्या होता, उन आभूषणों को भी निकाल लेते, तो कहीं संघर्ष हुआ होगा और उसमें मारे गए, कबीले आपसी टकराव होगा और वो आगे बढ़ गए होंगे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एरिक मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI, जिसके बारे में मैंने पूर्व में आपको बता दिया, इसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट बॉक्स में आप बताएं। सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। यानी इन्होंने जो ऋग्वेद के आधार पर ये बताने का मोर्टिमर व्हीलर ने प्रयास किया कि आर्यों ने आक्रमण किया, और आर्यों के आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता क्या हुई है, नष्ट हुई है, ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये ऋग्वेद में पूर्व शब्द का उल्लेख, जिसका प्राचीर, किला या गढ़, जो मैंने पूर्व में आपके मोहनजोदड़ो वाले फोटो में मैंने आपको बताया, ये था। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर, जो आर्यों का युद्ध का देवता था, उसकी एक उपाधि है पुरंदर की। पुरंदर का मतलब गंड विध्वंसक, यानी किलों को तोड़ने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। ये दुर्ग कहाँ थे, कहाँ स्थित थे या नहीं थे, इनके बारे में ये क्या विचारधारा। पहले ये माना गया कि ये मिथक मात्र, मिथक मतलब एक केवल कल्पना ही है, मन गढ़ंत बातें हैं। लेकिन जब खुदाई हुई,
यानी हड़प्पा के हाल में हुए उत्खनन ने परिदृश्य मानव बदल दिया, क्योंकि खुदाई के अंदर ये दुर्ग हमें मिले। अभी मैंने आपको पहले फोटो में बताया था, वहाँ मिले। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, क्योंकि जो आर्य सभ्यता थी और जो आर्य लोग नहीं थे उनको अनार्य के नाम से जाने जाते, जिनसे अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदिया के ये भी उत्खनन से हमें स्पष्ट हो गया। ये सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई, इससे ये जो इनके मोर्टिमर व्हीलर के कथन को बल मिलता है, जो पुरंदर वाले इनकी धारणा है। और हड़प्पा के अंदर या हड़प्पा सभ्यता को जो ऋग्वेद के अंदर हरूपिया के नाम से क्या किया गया, जाना गया। तो ये क्या संकेत करते हैं, ये संकेत कहते हो सकता है कि जलवायु संबंधी कारणों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक सत्ता के कमज़ोर होने से इस सभ्यता क्या होगी, कमज़ोर होगी। पर अधिक संभावना इस बात की जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। यानी कोई न कोई चीज़ ऐसी रही होगी जिससे लोगों ने जानबूझकर इस क्षेत्र को विनाश किया। ये मात्र संयोग नहीं हो सकता कि हड़प्पा के अंतिम चरण से आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का जनसार किया। जनसार का मतलब बड़े मात्रा में इनको क्या किया गया, मारा गया है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण किया गया था। और इन्होंने कहते थे, आर्यों को ये कहाँ का मानते थे, इंडो यूरोपियन लोग मानते थे, जो ईरान वाले मध्य एशिया से जो बोगस कोई नामक अभिलेख मिलता उसके आधार पर भी कई मानते हैं, मार्शल जैसे जो वहाँ से चल करके इस क्षेत्र में आए थे। और पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र को उपयुक्त माना जाता है। ये कौन कहता है, मोर्टिमर जो व्हीलर है, हड़प्पा 1946, एशियंट इंडिया नामक जनरल 1947 से उद्धृत, उसमें ये कहता है कि जो आर्यों ने ही, इसका कहने का मतलब है कि आर्यों ने ही इस हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया, और इसका साक्ष्य इसने ऋग्वेद से लिया और उसका संबंधित किससे किया, पुरंदर से। पुरंदर मतलब इंद्र से इन्होंने क्या किया, इसको संबंधित किया। अब जो अंतिम है उसके बारे में देखते हैं, अंतिम इतिहासकार क्या कहते हैं। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो में जनसार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थि पंजर एक ही काल से संबंधित नहीं थे। ये धारणा उनकी उल्टी है। वो कहते हैं कि एक ही काल मतलब एक ही समय से संबंधित नहीं, तो वो अलग अलग समय से, अलग अलग टाइम पीरियड से संबंधित हैं। तो इस आधार पर वो इनकी उपरोक्त जो ऊपर हमने धारणाएं पढ़ी उनका ये क्या करते हैं, खंडन करते हैं। हालांकि इनमें दो निश्चित रूप से सार के संकेत मिले। दो जगह से जो हमने साक्ष्य दिखे, वहाँ से जैसे डेडमैन गली वाला देखा, तो ये तो पता चलता कि यहाँ संहार हुआ, बड़ी मात्रा में लोगों को मारा गया हो। ये अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली वे इंगित करती कि ये अत्यधिक लापरवाही या श्रद्धाहीन तरीके के समाधान। इन्होंने कहा था ऐसा नहीं कि लोगों को मारा गया हो, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोगों को लापरवाही तरीके से दफनाया गया हो, या अब समाधान के अंदर उसमें तरीका, जैसे वर्तमान में देखते हैं लोगों के अंदर कोरोना के कारण, आपने सोशल मीडिया पर खूब वीडियो देखा होगा जिसमें कई जगह तो लोग कोरोना के कारण मरे लोगों को हाथ भी नहीं लगाते, उनको जेसीबी के माध्यम से उसको लकड़ी के डंडल से जैसे तैसे करके उसको धक्का डाल करके उसके अंदर डाल करके फिर खड्डा खोद करके उसके अंदर दफनाए। अब जब उसमें लाश जैसी पड़ी थी वैसे उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और कई जगह तो उनके अपने संतानों ने क्या कर दिया, उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति हो सकती है वहाँ भी, या कोई बीमारी फैल गई हो, या और भी कोई लोगों की श्रद्धा अपने पूर्वजों में चली गई हो, और लोगों ने उनको कह दिया अब जीवात्मा चली गई और मरने के बाद अब क्या है इसमें, बॉडी को कैसे भी करो, तो जैसे तैसे उन्होंने डाली। ये भी हो सकता है जो कारण इस जो डेल्स ने, GF डेल्स है, इन्होंने बताया, तो उनके द्वारा बनाए गए समाधान हो सकते हैं। सर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर भी नहीं है। तो और व्यापक स्तर पर अग्निकांड के विषय कई सारे कहते हैं कि अग्निकांड हुआ था, यानी आर्यों ने आक्रमण किया और पूरे के पूरे नगरों को जला दिया। अब जब नगरों का जलाएंगे तो जली हुई चीज़ें तो थोड़ा मिलनी चाहिए, उसके अवशेष तो मिलने चाहिए, जबकि ऐसे नहीं मिले। और चारों ओर फैले हथियार के बीच में कवचधारी सैनिकों के भी सब नहीं। कई जगह इन्होंने कहा था कि भाई हथियार मिले, हथियारों में क्या मिला, कुछ तांबे की तलवारें, कुछ बाणाग्र मिले हैं और कुछ आरियाँ मिली है, और विशेष हथियार कोई अलग से जो युद्ध के हथियार हैं वो यहाँ से नहीं मिले। और जो भी हथियार मिले, अब हथियार कहीं हो गए तो वहाँ पर कवचधारी सैनिक तो होने चाहिए, उनके सैनिकों के शव तो होने चाहिए, उनकी डेड बॉडी तो होनी चाहिए जो वहाँ मारे गए हो। तो ऐसे भी नहीं मिले, क्योंकि सैनिक कवच होगा, सर पे टोप होता है, शरीर पर भी वो किसी प्रकार के आभूषण धारण करना, कुछ तो उनका होगा, तो ऐसा नहीं मिला। तो इस आधार पर भी ये सिद्ध किया कि डेल्स ने ये बताने का प्रयास किया
कि ये कोई आक्रमण वगैरह नहीं हुआ था, ये तो एक समाधान किया गया होगा लोगों ने जो लापरवाही तरीके से या श्रद्धाहीन तरीके। दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद बाग था, अंतिम आत्मरक्षण के लिए भी कोई साक्ष्य नहीं। आज भी हम देखते हैं कि जब भी देखो मध्यकाल में आप देखते तो विशेष होता है कि कोई भी बाहरी आक्रमण होता तो राज्य पर होता है। अब राज्य पर होता है तो बाहरी आक्रमण होते होते जब सब जगह अधिकार होता है तो फिर राजा लोग अपने दुर्गों से, किलों के अंदर, जैसे जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला है, जालोर का दुर्ग है, तो विभिन्न जगह से विभिन्न प्रकार के आक्रमण के साक्ष्य मिले। तो वही अंतिम रूप से कहाँ होते थे, लोग किले के अंदर, दुर्ग के अंदर रह करके शत्रु पक्ष का सामना करते थे, यानी अपनी आत्मरक्षा का प्रयास करते थे। वैसे साक्ष्य भी यानी प्रमाण यहाँ से नहीं मिले। ये जेएफ डेल्स का, जैसा कि आप देख सकते हो कि सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण और कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरीके से उल्ट देते, जैसे जेएफ डेल्स ने ऊपर मॉर्टिमर व्हीलर या फिर हमने मार्शल की देखी उन व्याख्या को इन्होंने उलट दिया था। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये एक स्वादान है, तो देखो इसमें किस तरीके से अच्छी तरीके से इसको पोजीशन में लिटाया गया है, जो एक हड़प्पा स्वादान है। तो इस आधार पर भी इन साक्ष्यों को हमें बल मिलता है कि जो विशेष प्रकार की चीज़ें, यहाँ से मार्शल के कथन का समर्थन मिलता है, लेकिन जो डेल्स की विचारधारा इससे अलग है। लेकिन हम निश्चित रूप से इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि वास्तव में आखिर इनका पतन कैसे हुआ था। तो इसके बारे में और ज़्यादा शोध कार्य की आवश्यकता। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।